गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 9th ऑनलाइन क्लास, सब्जेक्ट साइंस और द चैप्टर इज चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो बच्चों पीछे हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मैटर है वो मैटर का जो बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो होता है एटम। यानी सभी मटेरियल जो है वो एक छोटे से छोटे कण से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अब इस चैप्टर हम ये डिस्कस करेंगे कि उस एटम के अंदर क्या है, उस एटम में कौन कौन से चार्ज हैं, कौन कौन से कण और मिले, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, या एटम का आकार कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाहरी एटमॉस्फेयर कैसा है। तो इस चैप्टर में हम उसका डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर आप चेंज पार्टिकल्स इन मैटर चार्ज पार्टिकल इन मैटर, आप 4.1 पे आइए। इसमें एक्टिविटी आपको दिखा रहा है कि अगर हम किसी मैटर को रब करें, फॉर एग्जाम्पल हम कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर पे रब करें, फिर उस कॉम्ब को हम बिट ऑफ पेपर, कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो जो बिट ऑफ पेपर्स हैं या कागज के जो टुकड़े हैं वो कॉम्ब द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। या हम किसी ग्लास राड को किसी सिल्क के कपड़े पे रगड़े, या किसी फर वाले एनिमल जैसे डॉगीज या कैट्स की स्किन पे रगड़े, और उसके बाद उन्हें हम फूले हुए बैलून के पास ले जाए, तो हम देखते हैं कि बैलून उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम बिना रगड़े रॉड या बैलून को पास करते हैं, या कंघे को, कॉम्ब को पेपर के पास करते हैं, तो वो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन जब उसको हम रगड़ते हैं तो उसमें अट्रैक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने कॉम्ब को डाई गियर में रगड़ा तो उसमें एक निगेटिव चार्ज आ गया, और जब उस निगेटिव चार्ज को हम पेपर के पास ले गए तो पेपर ठंडा था, उसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो जब हमने उसको उसके पास ले गए तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, उसमें निगेटिव चार्ज, दोनों में एक अट्रैक्शन आया, वो उससे अट्रैक्ट हुआ। इसी तरह रॉड और बैलून में हुआ। तो अब हमें ये, तो वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन लोगों ने ये बताया, जो हमारे साइंटिस्टों ने ये बताया कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज आता है। तो वो चार्ज आता है, इसका मतलब एटम में वो चार्ज पहले से था, जब हमने रगड़ा तो वो चार्ज बाहर आ गया। तो उन्होंने ये बताया कि सभी एटम्स में निगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जब उसको रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन उसकी सतह पर आ जाते हैं। और जब ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो उसमें वो प्रोटॉन एक्टिव रहता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इसी वजह से वो दोनों अट्रैक्ट होते हैं। तो जो साइंटिस्ट ये तो बताए कि इसमें पॉजिटिव और चार्ज जो है एटम्स में होता है, लेकिन वो इसको सर्टिफाइड नहीं कर पाए। लेकिन 19th सेंचुरी में जे थॉमसन ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स में होते हैं, एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में रहते हैं। यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में रहते हैं और ये निगेटिव चार्ज होते हैं। तो 19th सेंचुरी में जब थॉमसन ने ये बताया कि एटम्स में एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन उसके पहले 1886 में गोल्डस्टीन ने बताया, उन्होंने इसके लिए बकायदा कैनाल किरणों का प्रयोग किया, जिन्हें हम गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कैथोड, एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में कैथोड की जाली लगा दी। फिर उसमें उन्होंने क्या किया, उच्च दाब पर गैसों को प्रवाहित किया। जब उन्होंने गैसों को फ्लो किया, जब गैसेस फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि इनमें कुछ रेडिएशन, कुछ किरणें आई जो एनोड से कैथोड की ओर चल रही हैं, और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो उन्होंने ये बताया कि ये पॉजिटिव किरणें, ये धन किरणें हैं, और ये तत्वों में धन किरणें हैं, यानी एटम्स में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं। तो इन्हें उन्होंने तो पॉजिटिव पार्टिकल्स के जालीदार कैथोड से गुजरने, फ्लो होने पर, गैसों के फ्लो होने पर जो किरणें उत्पन्न होने, हम कैनाल किरणें या गोल्डस्टीन किरणें कहते हैं। तो कैनाल किरणें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रेज है वो। तो
उन रेजों से हमें पता चला कि एटम में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। तो ये बात उन्होंने 1886 में बता दी थी, लेकिन उन्होंने उसका प्रोटीन का नामकरण नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स को रदरफोर्ड ने सर्टिफाइड किया अपने उन्होंने गोल्ड फॉइल पेपर्स पे, या गोल्ड सोना धातु जो है गोल्ड की पतली पन्नी पे प्रयोग करके बताया बाद में कि ये जो धन किरणें जा रही हैं ये प्रोटॉन्स हैं। तो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो पहले तो डाल्टन जो हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा, अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि हमारे जो डाल्टन विज्ञान उन्होंने बताया था कि जो एटम्स है उनकी कोई संरचना नहीं होती है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 which suggested that the atoms was invisible and indestructible। मतलब कि वो इनविजिबल भी है, उनका कोई स्ट्रक्चर भी है। बट the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led the failure this aspect of Dalton's atomic। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की और रदरफोर्ड द्वारा प्रोटॉन की खोज हुई तो ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत हो गई कि इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके पार्टिकल्स है तो उसका स्ट्रक्चर भी होगा। तो डाल्टन की थ्योरी जो है पूरी गलत हो गई। तो मैनी साइंटिस्ट प्रपोज various atomic models। J.J. Thomson was the first one of proposed model for the structure of an atom। तो बहुत से साइंटिस्टों ने जो है एटॉमिक एटम्स का जो स्ट्रक्चर का मॉडल दिया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो थॉमसन का मॉडल था, उन्हें हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट द क्रिसमस पुडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज where like currents in a spherical Christmas pudding we can also think of a watermelon। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है वो एक इस तरह से आप वाटरमेलन समझ सकते हैं, एक वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि एक वाटरमेलन के अंदर जो इसके अंदर तो मान लीजिए ऊपर का ग्रीन लेयर है, तो इसके अंदर व्हाइट पोर्शन होता है, फिर इसके अंदर जो रेड वाला भाग है, रेड भाग है जो, तो इन्हें उन्होंने बताया कि ये है प्रोटॉन। और इसके अंदर जो बीज है इन्हें उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने ये बताया कि जो एटम्स है वो उसे हम तरबूज के मॉडल द्वारा हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है, जो खाया जा रहा पार्ट है, वो पॉजिटिव प्रोटॉन है, और जो उसमें बीज वाले पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब कि जो एटम है वो जो उसका स्फीयर पूरा है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं निगेटिव चार्ज उसमें पूरे में एम्बेडेड रहते हैं, पूरे में फैले रहते हैं। तो although Thomson model explained that the atoms are electrically neutral, the result of experimental carried out by the other scientists could not be explained the model, as you will see below। तो जो थॉमसन का मॉडल कुछ हद तक सही है, लेकिन ये इसको जो है ये इसको व्याख्या नहीं कर पाए इसकी, कि अगर ये ऐसे है, आपका ये जो स्फीयर है वो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें कहीं कहीं निगेटिव चार्ज है, तो कैसे एक एटम दूसरे से जुड़ जाता है। तो बच्चों जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन की जो है इलेक्ट्रॉन की संरचना को व्याख्या करने में पूरी तरह उसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। तो फिर रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। तो उन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने, ये देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक पन्नी को पतली पन्नी कर रही, उसको कुछ पतला लिया, एकदम पतला करके लिया, फिर भी वो इतना मोटा था कि एक एटम की मोटाई से 1000 टाइम्स मोटा।
यानी 1000 गुना मोटा। तो पतली पन्नी से उन्होंने क्या किया, अल्फा किरणों को उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की पतली पन्नी लिया, उसमें अल्फा किरणें उन्होंने फ्लो किया, अल्फा किरणें उन्होंने उसपे छोड़ा। तो जब अल्फा किरणें आई तो वो क्या हुई कि कुछ किरणें जो है वो पन्नी से रिफ्लेक्ट होकर लौट गई, कुछ किरणें रिफ्लेक्ट नहीं हुई, साइड को एक एंगल के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ किरणें सीधी सीधी निकल गई। तो उन्होंने ये बताया रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है, हमारा ये जो परमाणु का जो न्यूक्लियस है, ये गोल है, और न्यूक्लियस में बहुत सी जगह खाली है, पूरा न्यूक्लियस जो है वो भरा नहीं है, तो उसमें किरणें पार हो जा रही है। जैसे कि आपका ये चैप्टर में देखिए, आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, ये देखिए, इसमें कुछ किरणें सीधी सीधी पार हो गई हैं, कुछ एंगल के अकॉर्डिंग मूव कर गई हैं, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट होके लौट गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, जो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस का ये है कि उसमें जगह जगह खाली है, पूरा न्यूक्लियस भरा नहीं है, तो किरणें, अगर पूरा भरा होता तो किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती, लेकिन उसमें जगह जगह खाली, और कहीं कहीं उसमें कुछ मटेरियल या पार्टिकल्स है जिसकी वजह से किरणें मूव कर रही हैं, कुछ खाली होने की वजह से निकल जा रही है, और कुछ कहीं एटम्स में कहीं सॉलिड भाग है जिससे अल्फा किरणें रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। तो इनका जो मॉडल है एटम के स्ट्रक्चर को बताने में काफी हद तक सक्षम है, लेकिन इनके मॉडल में भी कमियां थी। इनके मॉडल में वो इसकी एक्चुअल स्थिति नहीं बता पा रहे थे कि एटम्स का कौन सा स्पेस खाली है, या कौन सा भाग, कितना स्पेस जो भरा है, ये जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, या अल्फा किरणों के किस वेग से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, किस वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इस तरह से वो इसको भी डिफाइन नहीं कर पाए। उसके बाद आपको हमारे साइंटिस्ट नील्स बोर ने, उन्होंने बताया, ये देखिए, उन्होंने बोल्स एटॉमिक थ्योरी दी। तो नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो काफी हद तक ये समझाने में हमारी सहायता कर सकता है कि परमाणु का एटम कैसा है। तो उन्होंने ये बताया, नील्स बोर ने ये बताया कि जो हमारा एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें प्रोटॉन होते हैं। नील्स बोर ने बताया कि certain special orbit known as distant orbit electrons are allowed inside the atom. While resolving the distant orbit, the electrons not radiate energy. तो नील्स बोर ने हमें ये बताया कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहरी कक्षा में ऐसे मूव करते रहते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कहते हैं, या इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ठीक, तो ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया। और इन्हें हम, जो सेल है, ये जो ऑर्बिट है, इन्हें हम K, L, M और N से डिनोट करते हैं। तो K = 1, L = 2, M = 3, N = 4, इस तरह से हम ये मानते हैं, और इसी के द्वारा इस ऑर्बिट में या इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो इसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि K में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूक्लियस के बाहरी कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जो है हमने, ये देखिए आपको नीचे दिया गया है, K11 हो गया, तो ये K = 1, L = 2, M = 3 और N = 4। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे काउंट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है, हम इसको हर ऑर्बिट को N मानते हैं। तो
तो एन में हम मान रखेंगे 1 2 3 4, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इसको अभी आगे के चैप्टर हम समझेंगे। पहले हम मॉडल को समझेंगे कि नील्स बोर ने हमें ये बताया कि जो एटम्स है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन उनके बाहर ऑर्बिट में या सेल के रूप में मूव करते रहते हैं। तो नील्स बोर ने हमें ये बताया। लेकिन इनके मॉडल में भी कमियां पाई गई। इनके मॉडल में ये कमी पाई गई कि जो कम वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन है या जिनके आउटर सेल में इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो इतने सेल को कवर कर सके, तो उनकी व्याख्या इनका मॉडल, उन तत्वों की व्याख्या इनका मॉडल नहीं कर सकता। तो इनके मॉडल में कमियां पाई गई। लेकिन हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरने का, जो आगे बड़े तत्वों का इलेक्ट्रॉन्स भरने का जो सिस्टम हम देखते हैं, तो वो हम बोर मॉडल से ही अच्छे से समझ पाते हैं, भर पाते हैं। तो अभी जब बैलेंसी बताई जाएगी तो आपको इलेक्ट्रॉन बताया जाएगा, लेकिन अभी हमको केवल स्ट्रक्चर समझना है। तो बोर मॉडल जो है एटम्स की, नियर अबाउट एटम्स की ढंग से व्याख्या कर सकता है। अब हम ये मान सकते हैं कि एटम्स के मिडिल भाग में एक न्यूक्लियस होता है और जो जिसमें प्रोटॉन होते हैं, और इनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सेल में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। और अब इन सेल को, जो हमारा ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के जो सबसे नियर अबाउट सेल है उसे हम क्या कहते हैं, एन सेल, के सेल कहते हैं। तो ये इसका नामकरण KLMN इस तरह से आगे इसका नामकरण होता है। अब इसमें ऑर्बिट कैसे भरे जाएंगे ये आगे भी बताया जाएगा। ये इस वाले टॉपिक पे हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यह भी डिस्कस किया जा रहा है। पहले आप ये समझिए कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो पहले भी मैं बता चुकी, जो न्यूक्लियस के नियर अबाउट ऑर्बिट होता है उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे। अभी आप ये समझिए कि एटम्स जो होता है वो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों, उसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये अपने ऑर्बिट से इधर उधर नहीं जाते। इनकी एक गोलाकार सर्कल में ही ये चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ होता है, उसी में सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो उसके बाद अब हम क्वेश्चन, अभी हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन, व्हाट आर कैनाल रेज। तो अब आपने ये यहाँ पर देखिए, गोल्डस्टीन ने धन किरणों की बात की थी। गोल्डस्टीन ने कैथोड जाली से जब उच्च दाब पे गैसियस एटमॉस्फेयर उन्होंने उत्पन्न किया, तो जब गैसेस पास हुई तो कैथोड रे से रेडिएशन हुआ और वहां से एक किरणें निकली जो धन पॉजिटिव थी, जो पॉजिटिव रेस थी, और इन्हें हम कैनाल रेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, ई गोल्डस्टीन डिस्कवर द प्रेजेंट ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज इज कॉल्ड देम कैनाल रेज। तो गैस डिस्चार्ज से जो रेडिएशन आया, जो पॉजिटिव रेस थी, उन्हें हम कैनाल रेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर वहां से लिखेंगे, इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल बी कैरी चार्ज और नॉट। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा एटम है उसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से जो एटम होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। तो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि जो हमारा एटम है वो एटम न्यूट्रल, पूरा न्यूट्रल कैसे हो जाता है। बच्चों उसमें कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम्स इज न्यूट्रल एज अ होल।
तो बच्चों ये पूछ रहा है कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो है थॉमसन ने मतलब एटम्स के मॉडल की क्या व्याख्या की। तो बच्चों हम यहाँ वापस थॉमसन मॉडल पे आएंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो थॉमसन ने ये बताया था कि एटम्स एक पॉजिटिव स्फीयर है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं कहीं इम्बेल्ड होते हैं, या इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि उनके थॉमसन के अकॉर्डिंग Thomson proposed the model of an atom to be similar of that Christmas pudding, the electrons in a sphere of positive charge। उन्होंने उसको वाटरमेलन से उन्होंने तुलना की थी। तो उसके हिसाब से द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टूडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक द सीड्स ऑफ वाटरमेलन्स। तो हम इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। अब उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम्स विच on the basis of Rutherford's model of an atom which subatomic particles is present in the nucleus of an atom। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये हम रदरफोर्ड वाले मॉडल पे वापस जाएंगे। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो था, रदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ पर ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फ्लेग। उन्होंने ये गोल्ड पन्नी वाला प्रयोग किया, एक गोल्ड की पन्नी से अल्फा किरणों को गुजारा, फिर उन्होंने इस तरह से उनको ये मिला। फिर इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड ने बताया कि मोस्ट ऑफ जो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो मूव कर जा रहे हैं। उसके बाद कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ वापस मुड़ के आ रहे हैं, और कुछ किसी एंगल पे मुड़ जा रहे हैं, रिबाउंड हो जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया, उन्होंने रिजल्ट दिया, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट आर इनक्रेडिबल if you fire a 5-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you। तो बच्चों इन्होंने ये जो सब बताया कि वो खाली हो जा रहा, अल्फा किरणें पास हो जा रही हैं, या कुछ मुड़ के आ रही हैं, या कुछ किसी एंगल पे डिस्ट्रैक्ट हो जा रही हैं। लेकिन इन्होंने रिजल्ट दिया, उन्होंने रिजल्ट ये दिया कि इलेक्ट्रॉन एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के सेंटर में रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जो एक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के सेंटर में रहते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं। तो ये रदरफोर्ड ने ये बताया। उसके बाद ड्रा द स्केच ऑफ बोर मॉडल विथ 3 सेल्स। तो बोर ने ये स्केच दिया है जिसमें देखिए आपको 4 सेल का दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखिए क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम विद देयर सेल्स। तो इलेक्ट्रॉन एटम्स का बोर मॉडल हमको ड्रॉ करना है उनके सेल्स के अकॉर्डिंग। तो हमें ये वाला फिगर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, सेल्स के अकॉर्डिंग हमारा ये जो फिगर इसे ही हमें इसमें ड्रॉ करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्केयरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन द गोल्ड। तो रदरफोर्ड ने जो ये गोल्ड की पन्नी से अल्फा किरणों को गुजारा था, तो उन्होंने इसका क्या निष्कर्ष निकाला, हमको इस क्वेश्चन में यही लिखना है। तो बच्चों ये हम ये लिखेंगे, इसका ये रिजल्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल। तो गोल्ड की पन्नी से जो अल्फा पार्टिकल्स कुछ जो है वो सीधे पास हो गए, उनको मतलब रास्ते में उनको कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि एटम्स की काफी जगह जो है वो खाली है। उसके बाद दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। और कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफेक्ट हो गए। इट मीन्स वहां पर कोई रुकावट रही या वहां पे कोई पार्टिकल्स रहा, उससे वो मूव कर गए। और इसके बाद सुपर स्ट्रिंगली द आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रिबाउंड।
और कुछ जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल मुड़कर वापस आ गए, रिफ्लेक्ट हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि वो उनके न्यूक्लियस से टकराए थे। जो उनके न्यूक्लियस से टकराने की वजह से ये देखिए वो वापस रिबाउंड हो गए, वापस उसी जिस दिशा में गए थे उसी कोण से वो 180 डिग्री कोण से ही वापस आ गए। तो ये इनका तीनों निष्कर्ष था रदरफोर्ड का। तो इस क्वेश्चन में, ये चौथे क्वेश्चन में आप ये लिखेंगे कि जो गोल्ड के पन्नी से जो निष्कर्ष रदरफोर्ड ने बताया वो हम लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन की बात करें, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, अभी नहीं पढ़े हैं। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये बोर का परमाणु मॉडल था। उसने ये बताया कि इसमें सेल्स ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की। बार बात जो हमें रदरफोर्ड से उन्होंने बताया कि एटम्स में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होते हैं। नील्स बोर ने बताया कि एटम में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। थॉमसन ने बताया कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नील्स बोर ने बताया कि एटम में नाभिक में प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो फिर हमारे एक जो साइंटिस्ट थे जे चैडविक, उन्होंने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल रहता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन के वेट और प्रोटॉन के वेट को इक्वल करते थे तो वो एटम के वेट के इक्वल नहीं आता था, कुछ कम आता था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेट को जब हम जोड़ते थे तो जो हमारा एटम का वेट था वो कुछ ज़्यादा आता था। तो जे चैडविक ने ये पता लगाया कि जरूर इसमें कोई और पार्टिकल है, इस वजह से एटम का वेट ज़्यादा आ रहा है जिसे हम नहीं खोज पा रहे हैं। तो उन्होंने उन पार्टिकल्स को नाम दिया न्यूट्रॉन। और उन्होंने ये बताया कि ये जो है बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज therefore given by the sum of masses of proton and neutrons present in the nucleus। तो अब एटम्स का जो भार है, मास आया, जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ दिया तो वो एटम का जो भार हमने नापा वो उसके बराबर आया। मीन्स अब जे चैडविक ने बताया कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, और उन दोनों के भार के बराबर जो है एटम का भार होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कटने की वजह से वो न्यूट्रल हो गया। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को जोड़ देने पर ही एटम का भार ज्ञात होता है। ये बात हमें चैडविक ने बताई। तो अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें एक छोटा सा पार्टिकल और जोड़ना पड़ा, न्यूट्रॉन। तो नेम ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटॉम। अब हम आराम से लिख सकते हैं कि जो हमारे एटॉमिक पार्टिकल का जो 3 सब्सटेंस है वो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम एटम हैज 1 एटॉमिक मास ऑफ 4 यूनिट एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव? देखिए 4 यूनिट इसका मास है, जिसमें कि 2 प्रोटॉन है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन अब कितने बचेंगे? 2, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के वेट के बराबर ही एटम का भार होता है। तो जब उसमें प्रोटॉन 2 दिया है तो न्यूट्रॉन भी 2 रहेंगे। अगर यहाँ पर 5 यूनिट होता तो हमारा 3 न्यूट्रॉन हो जाता। मीन्स प्रोटॉन, जब हम पूरे एटॉमिक मास से प्रोटॉन संख्या निकाल दें, प्रोटॉन का वेट निकाल दें, तो बचा हुआ न्यूट्रॉन। ठीक, अब हम बात करेंगे कि कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम जल्दी से समझ लेंगे। ये देखिए, अभी आपको पीछे KLMN आपको ऑर्बिट की बात की गई थी, समझाया गया था। तो अब हम बात करेंगे K=1, L=2, M=3, N=4। इस तरह से अभी हमने वीडियो में भी आपको पीछे बताया। तो अब देखिए इसको काउंट कैसे करेंगे। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो n² होती है, n², यानी K में कितनी होगी? KN²। तो K का जो 2n² होती है, 2n² होती है, जहां पर हम n की जगह KLMN रखते हैं। तो K का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो 2n² है, यानी कि 2 × n का स्क्वायर, क्योंकि K की वैल्यू 1 है तो 1² 1 होगा, 2 × 2, यानी जो हमारे जितने भी एटम्स है उनके सबसे अंदर वाले सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम यहाँ से पता करेंगे, क्योंकि फॉर ऑर्बिट फॉर K सेल विल बी 2²
या आप यहाँ से ये पता करते फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर, यानी किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन होते हैं। n की जगह हम क्या करेंगे, ऑर्बिट का नाम रखेंगे KLMN, और k की वैल्यू कितनी होती है वो वैल्यू पुट करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले k में क्या हुआ, k की वैल्यू 1 है, हमने 2n स्क्वायर में रखा तो 2 इंटू n स्क्वायर यानी 1 किया तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन आया। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के अंदर के सभी कोष में देखिए, जैसे हाइड्रोजन इसमें एक होता है तो ये इसीलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और किसी से भी जल्दी बॉन्डिंग करता है, क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, इसको चाहिए होता है। अब देखिए लिथियम की बात करेंगे, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, यानी इसमें 3 प्रोटॉन है, तो 2 तो इसके अंदर के कोष में हो गए और 1 बाहर। अब इसको क्या है 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसके अष्टक को पूरा करने के लिए या इसके बाहरी कोष को पूरा करने के लिए। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो आउटर लेयर ये हो जाएगी जो कि पूरी। तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बॉन्ड बना ली या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले। जैसे कि पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है और 7 इलेक्ट्रॉन लेना कठिन है, तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अकॉर्डिंगली टू 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें भरना होता है। तो सबसे अंदर में केवल 2 ही होता है, उसके बाद 8, फिर इस तरह से देखिए अब फिर कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। देखिए सबसे अंदर वाले में केवल 2, उसके बाद वाले में है 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 4 2 जा 8 यानी उसके बाहर 8। फिर तीसरे वाले में 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो तीसरे वाले में यानी KLM m ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से चौथे वाले में 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32। तो यानी चौथा जो हमारा ऑर्बिट है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से, सबसे पहले K सेल में 2, फिर L सेल में 18, M सेल में L सेल में 8, फिर इसमें 18 और इसमें 32। तो अब आपको समझ आ गया कि ऑर्बिट में कैसे सेल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे ये बेरियम है, बेरियम में 4 प्रोटॉन इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 4। तो देखिए इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और आउटर सेल में 2 हैं। अभी नहीं या तो 6 चाहिए आउटर सेल को पूरा करने के लिए या 2 ये किसी को दे दे। हमारा ये बेरान है, ये बोरान है, ये बिस्मत है, ये बोरान है, इसका 5 होता है एटॉमिक नंबर। देखिए 2 अंदर के में और 3 बाहर के में। हमारा कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो देखिए इसके 2 इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 बाहर। ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इसका हम पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कितना परमाणु क्रमांक है। आप ये देखिए प्रोटॉनों की संख्या आपको यहाँ से दी हुई है, आप यहाँ से जो है इसको काउंट कर सकते हैं और इसको हर कोई पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आपको वैलेंसी और आगे का चैप्टर यानी पार्ट 2 वीडियो में बताया जाएगा। अब आप क्वेश्चन पे बात करें, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स। तो हम यहाँ से देखिए देख सकते हैं कार्बन का भी है और सोडियम में 11 होता है। ये देखिए सोडियम का प्रोटॉन की संख्या 11 होती थी, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। आप आराम से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफ K and L पोटेशियम K and L सेल ऑफ एन एटम आर फुल, द व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए K जो है वो हमारा एटम न्यूक्लियस के जस्ट बगल वाला सेल है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो K अगर फुल है और L अगर फुल है तो 2 और 8 कितना हो गया 10। तो यानी ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम कितने हो गए 10। ओके तो सभी को ये समझ में आ गया। यहाँ तक आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैलेंसी या संयोजकता बताई जाएगी कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको ये चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा। फिलहाल आप ये इस पूरे को अच्छे से पढ़िए और जो ना समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए या आप डाउट क्लास में इस डाउट को क्लियर कीजिए। कल से आपकी डाउट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तो आप डाउट क्लास में इसे क्लियर कीजिए। गुड लक एंड थैंक यू।